चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को समझते हैं, यानी इसका क्या डीमेरिट है, क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस सबसे पहले समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए पहला इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यही है कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ है वो किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। इतना सिंपल जानो। इस वर्ल्ड में ये दुनिया है, ठीक है, प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट, इस प्लैनेट में कोई भी चीज़ किससे मिलकर बना है? एटम से। और एटम किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। ये क्या ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इन दोनों के बीच में जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसी के कारण से मेरा क्या कर रहा है? ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी कारण से, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा एटम एग्जिस्ट कर रहा है, और एटम एग्जिस्ट कर रहा है जिसके कारण वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो, तो मेरा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। मेरा एटम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। यानी इनडायरेक्टली वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसी कारण से जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस क्या क्या हो जाएगा? लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन ये है कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स, जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। यानी ये क्या है मेरा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के, दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है, ना कि दो चार्ज स्फेरिकल बॉडी, यानी दो चार्ज स्फेरिकल बॉडीज के बीच में मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि मेरा दो चार्ज स्फेरिकल बॉडीज है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल दो पॉइंट चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करेगा। पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन है कि कोई भी चार्ज अगर मूविंग है, कोई भी चार्ज क्या है? मूविंग है, तो उसमें मेरा कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा चीज है कि अगर न्यूक्लियस एप्लीकेबल, मान देते हैं एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्ज, यानी चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में तब के लिए एप्लीकेबल है। और तीसरा चीज, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स। अगर ये प्रोटॉन्स 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर -14 मीटर्स के डिस्टेंस पे रहते हैं, 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर -14 डिस्टेंस के दूरी पे रहते हैं प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस के अंदर, तभी मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एप्लीकेबल है। यानी प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए? इससे और इसके बीच में होना चाहिए। अब जानते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है वो तीन चीज बताता है। पहला चीज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होता है अमाउंट। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? अमाउंट। अच्छा, मैग्नीट्यूड में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मैग्नीट्यूड आखिर क्या होता है? क्या मैग्नीट्यूड होता क्या है? देखो, इसको ऐसे समझो कि ये मेरा, हम मानते हैं कि कोई भी एक कंपोनेंट लिए हैं, कोई भी चीज़ है, ये चार्ज पार्टिकल्स है, और इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या किया? डिजॉल्व, सॉरी, कंपोनेंट को क्या किया? डिजॉल्व किया। तो इधर की तरह है ना, यानी इस डायरेक्शन में अगर मेरा इस पॉइंट को अगर r मानते हैं, तो इधर लग रहा है r cos थीटा और इधर लग रहा है r sin थीटा। ठीक, r cos थीटा इधर लग रहा है, r sin थीटा इधर लग रहा है। ये मेरा वो कंपोनेंट है, समझ में आता है? तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये सेंटर मान लेते हैं, और यहाँ पे वो मेरा कंपोनेंट है r। इसको सेंटर से इसका जो ये डिस्टेंस है, ये r, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी अमाउंट। वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं? द क्वांटिटी विच गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिजिकल वेक्टर फॉर्म क्या होता है? द थिंग विच गिव्स द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो? जैसे फोर्स है, तो फोर्स अगर लिख रहे हैं 5 न्यूटन ईस्टवर्ड, क्या लिख रहे हैं? 5 न्यूटन ईस्टवर्ड, यानी ईस्ट की तरफ 5 न्यूटन फोर्स दिया जाता है। तो यहाँ ईस्टवर्ड क्या हुआ? डायरेक्शन। यहाँ ईस्टवर्ड क्या हुआ? डायरेक्शन। और ये 5 न्यूटन क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये 5 न्यूटन क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, यानी कि अमाउंट। मैंने बात आई, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें दोनों चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यही चीज होता है मैग्नीट्यूड। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की।
तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको तीन चीज देता है। पहला चीज जो अभी बताया मैग्नीट्यूड, दूसरा चीज डायरेक्शन, और तीसरा चीज कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका नेचर कैसा है, वो सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट नेचर है, कैसा नेचर है, उस चीज का भी हम लोग को बताता है। अब हम दो चार्ज पार्टिकल लेंगे। क्या लेंगे? दो चार्ज पार्टिकल। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? r। ये चार्ज पार्टिकल है q2 और ये चार्ज पार्टिकल है q1। ये चार्ज पार्टिकल है q2, ये चार्ज पार्टिकल है q1। अच्छा, q1 चार्ज के कारण q2 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, q2 चार्ज पे q1 चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में, यानी F वेक्टर 2 1, यानी 2 पे 1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में वो क्या है? r कैप 1 2, यानी r कैप 1 2 जो यूनिट वेक्टर है, दिस यूनिट वेक्टर शोज दैट द फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 ऑन ड्यू टू 1 के द्वारा चार्ज 2 पे, यानी q1 चार्ज के द्वारा q2 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को ये शो कर रहा है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये जो यूनिट वेक्टर है ये चीज शो कर रहा है कि ये जो फोर्स है जो कि q2 चार्ज पे लग रहा है q1 के कारण, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? q1 से। और सिमिलर चीज अगर q1 चार्ज पे अगर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस तरफ जो ये चीज बताएगा जो यूनिट वेक्टर, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? r कैप 2 1 से, यानी 2 से F12 जो फोर्स है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे लग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये जो दोनों यूनिट वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको हम लोग लिख सकते हैं r कैप 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ r कैप 2 1। ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? r कैप 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ r कैप 2 1। अच्छा, F12 फोर्स अगर हम लोग निकालें, क्या निकालें? F12 फोर्स, ये वाला फोर्स अगर हम लोग निकालें तो ये वाला फोर्स मेरा क्या आएगा? ये वाला फोर्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर, q1 q2 बाय r स्क्वायर इनटू, अब इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो कितना है? r तो r का स्क्वायर, r क्या है? जो 1 2 है, इस 1 2 फोर्स पे कौन लगा रहा है? r कैप 2 1, r कैप 2 1 लगा रहा है। इस 1 2 फोर्स, ये जो फोर्स है इस फोर्स पे यूनिट वेक्टर कौन सा लग रहा है? r कैप 2 1। अच्छा, सिमिलरली अगर F21 फोर्स करना है तो वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर इनटू, अब ये जो फोर्स है इस पे यूनिट वेक्टर कौन लगा रहा है? ये, तो r कैप 1 2, r कैप 1 2। अच्छा, ये यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो r कैप 1 2 मेरा निगेटिव है r कैप 2 1 का, r कैप 2 1 का मेरा r कैप 1 2 क्या है? निगेटिव है, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ r कैप 2 1, माइनस ऑफ r कैप 2 1 लिख सकते हैं। तो अगर ये मेरा निगेटिव में है तो क्या ये फोर्स भी मेरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को एक रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है? कि f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस f कैप 2 1, और ये चीज जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड है, जस्टिफाइड है, क्योंकि जो दोनों फोर्स हैं वो एक दूसरे के क्या लग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये निगेटिव साइन भी वही चीज शो कर रहे हैं कि दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वली लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और अगर इसको ध्यान से देखें तो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? कि एवरी एक्शन, जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इक्वल रिएक्शन है और अपोजिट रिएक्शन है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ये फॉलो करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पहला इंपॉर्टेंस तो पता चल गया। पहला इंपॉर्टेंस क्या पता चला? कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये पता चलता है कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दो चार्ज पार्टिकल के सेंटर में लाई कर रहा है, यानी सेंट्रल फोर्स है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लाई कर रहा है, जिसके कारण ये एक सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स भी है, क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 है। ये इधर फोर्स लगाया, ये इधर फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स अगर यहाँ से देखें F12 प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स कितना है? 0, जिसके कारण ये क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है। दूसरा चीज, तीसरा, अगर ये जो Q1 Q2 है, तीसरा चीज है कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होगा, तो नंबर लाइन पढ़े हैं। नंबर लाइन पे क्या हम लोग पढ़ते थे कि बीच में 0 होता था, 0 से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, 0 से इधर जाएंगे तो नेगेटिव। तो Q1 Q2 चार्ज पे जो Q1 Q2 चार्ज होगा उसका
अगर प्रोडक्ट जीरो से बड़ा हो तो इस केस में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जीरो से बड़ा क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर होगा। यानी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हम लोग को ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर कैसा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि रिपल्सिव नेचर होगा। अगर Q1 Q2 चार्ज का प्रोडक्ट जीरो से कम होता है यानी निगेटिव, यानी कि अट्रैक्टिव नेचर होगा। यानी निगेटिव अगर आया Q1 Q2 का किसका, Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर निगेटिव आया यानी जीरो से कम आया तो अट्रैक्टिव नेचर होगा फोर्स का, और Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर जीरो से ज्यादा आया तो यानी कि पॉजिटिव नेचर होगा, यानी रिपल्सिव नेचर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो यहाँ से तीसरा और चौथा बात भी पता चल गया। पांचवी चीज नहीं है, चार ही इसके इंपॉर्टेंस थे वेक्टर फॉर्म के। अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को एक तरफ रखते हैं, ठीक है। अब इधर मेरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर है मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेंट्रल फोर्स है और दोनों ही मेरा कंजर्वेटिव फोर्स भी है, बिल्कुल सत्य वचन है। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फोर्स मेरा अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, हम लोग को वेक्टर फॉर्म से पता चल गया। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि अगर रिपल्सिव नेचर का होता तो शायद अभी हम लोग धरती पे नहीं रहते, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरा चीज कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दो पार्टिकल्स के चार्ज पे डिपेंड करता है। यानी दोनों पार्टिकल्स में अगर चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि दोनों पार्टिकल दोनों बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज आता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किस मीडियम में, दो चार्ज पार्टिकल्स किस मीडियम में है, जिस मीडियम में है उस मीडियम के नेचर पे मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करेगा। जबकि अगर दो बॉडीज हैं जिनमें मास है वो किस मीडियम में है उसके नेचर पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इंपॉर्टेंस जान ही चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो सवाल नहीं उठता। उसके बाद नेक्स्ट चीज, ये कितना ज्यादा बड़ा होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज्यादा ग्रेटर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर बात किया जाए तो जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 42 टाइम्स ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 to the power 42 टाइम्स होगा मेरा अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे भी श्योर नहीं है, यानी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है कि इतना इक्वल में होगा। अब अगला चीज जो आता है वो आता है मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको भी हम लोग क्लास 11 से जान रहे हैं कि वहाँ पे क्लास 11 में ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में पढ़े थे कि अगर 3 बॉडीज है जिनमें मास है और एक बॉडी पे कितना वो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो फाइंड आउट किए थे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो जैसे ये मेरे पास एक कुछ चार्ज पार्टिकल है Q1, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1। इस Q1 चार्ज पार्टिकल के अराउंड में 3 चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग लेते हैं। एक ले लेते हैं Q2, एक हो गया Q3 और एक हो गया Qn, यानी और एक्सेट्रा में। तो Q2 के कारण Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। Q3 चार्ज के कारण Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अच्छा, Qn चार्ज के कारण Q1 पे जो फोर्स लगेगा, Qn चार्ज के कारण ये इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, F वेक्टर n, इतना लगेगा फोर्स। अच्छा, तो मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा सारे फोर्स के वेक्टर सम के बराबर। यानी सारे फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अनदर्स। यानी टोटल फोर्स मेरा यानी नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 प्लस Fn, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर निकालें तो। अच्छा, इन सारे फोर्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा और Q1 चार्ज भी क्या आएगा मेरा, कॉमन आएगा, क्योंकि हर फोर्स पे अगर देखें तो हर चार्ज जो है वो Q1 चार्ज पे तो एक्ट कर ही रहा है।
यानी कि Q1 चार्ज जो होगा, यानी जो फॉर्मूला होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें ये Q1, ये जो Q1 है ये सब में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसको भी क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, अंडर ब्रैकेट मेरा बचेगा Q2 अपॉन आर 21 का होल स्क्वायर इंटू आर 21 क्या, इसके इस पे जो फोर्स लग रहा है इसकी तरफ जो यूनिट वेक्टर लग रहा है उसको मान लेते हैं आर कैप 21, यानी Q2 के कारण Q1 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका यूनिट वेक्टर क्या मान लेते हैं, आर कैप 21, तो डिस्टेंस भी उतना ही हो जाएगा। सिमिलरली फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू 1, यानी 3 चार्ज 3 जो है उसके कारण Q1 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसके अलॉन्ग भी Q3 हो जाएगा। यहाँ पे Q2 था, यहाँ पे Q2 के अलॉन्ग निकाल चुके, अब Q3 के अलॉन्ग निकाल रहे हैं अपॉन आर, इसके अलॉन्ग क्या लगेगा, आर कैप 31, इसके अलॉन्ग क्या लग रहा था, आर कैप 21, इसके अलॉन्ग लग रहा था आर कैप 21, इसके अलॉन्ग क्या लग रहा है, आर कैप 31, आर कैप 31 यानी 31 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Qn के द्वारा कितना लगेगा, Qn की तरफ इसके अलॉन्ग लगेगा आर कैप n, आर कैप n, तो Qn बाई आर n का होल स्क्वायर इंटू आर कैप n लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना फोर्स लग रहा है। अच्छा यहाँ पे ये जो मेरा वेक्टर एडिशन हो रहा है इसको एक सिस्टमैटिक वे से हम लिख देते हैं, तो जो टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स मेरा कितना लग रहा है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो लग ही रहा है, साथ ही साथ एडिशन हो रहा है तो एडिशन के लिए सिंगल लेते हैं समेशन, समेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, Q1 से लेके n तक, Q1 से लेके कहाँ तक हो रहा है, n तक, तो I = 1 से लेके n तक, और अब एक जनरल फॉर्मेट लिख देंगे सारे चार्ज का, तो जनरल फॉर्मेट में क्या है, 2 इसकी जगह Qi/r I का होल स्क्वायर इंटू आर कैप I, ये मेरा हो गया द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 बाई अदर चार्जेस इन द सिस्टम। क्या हो जाएगा ये, कोई दिक्कत इसमें। अब इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बहुत सारी चीज़ें इसी की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं।